जानते हैं सर के कैसा क्या इंटरव्यू। सर आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्री रक्षत है, मैं तमिलनाडु से। अच्छा, एजुकेशन बैकग्राउंड का बताना चाहिए। मेरा बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था। अच्छा, 22-23 में ग्रेजुएट हुआ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट कौन सा बोर्ड था थोड़ा बताना चाहिए। है। शील वर्धन सर के बोर्ड थे, हम्म, काफ़ी कोरियल बोर्ड थे। अच्छा। 30 मिनट का इंटरव्यू चला हुआ। मीडियम कौन सा था सर। इंग्लिश में था। इंग्लिश। अंदर जाने से पहले कोई घबराहट हो रहा था, डर हो रहा था, थोड़ा बताना चाहिए। नहीं, एक्साइटेड था, डर तो नहीं था। मतलब जो मेरे साथ एस्पिरेंट्स थे उनसे उनके साथ बात करके रहा तो टाइम जो अच्छा। ऐसे ही निकल गया तो उसमें। तो एक दो क्वेश्चन रिपीट करना चाहें जो आपके अंदर में क्वेश्चन पूछा गया आपसे। मेरा प्लेस ऑफ बर्थ कोयम्बतौर है, हम्म, कोयम्बतौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। जी। वहाँ के टेक्सटाइल्स के बारे में पूछे थे और रीसेंट टैरिफ्स क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। और बाकी मतलब यूरोप के बारे में क्वेश्चंस थे कि कैसे यूरोप को साइडलाइन किया गया रशिया और अमेरिका के बीच में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है। और बाकी सब आई थिंक एजुकेशन के बारे में पूछे थे। कोयम्बतौर अगेन एक एजुकेशन हब है, तो बोल रहे थे कि कैसे इसको रिप्लिकेट कर सकते हैं एट नेशनल लेवल। तो ऐसे ही क्वेश्चंस थे। अभी कुछ दिन के बाद ही पीटी के पेपर आने वाले हैं सर। जी। तो आप पीटी की तैयारी कैसे करते थे आप थोड़ा बताना चाहिए सर। आई थिंक प्रीलिम्स के लिए मेन चीज़ जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है। उसको थीम वाइज रिवाइज करिए और अपने पास कंसाइज नोट्स रखिए। ज़्यादा मतलब घबराहट नहीं होना है। जो भी कितने भी टफ आ रहे कितने भी ईजी आ रहे हैं, कभी भी कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। मेंटली आप शांत रहिए। जो एग्ज़ाम हॉल पे आप दे रहे हो उस 2 घंटे देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटली अगर स्टेबल रहें तो आप आसान से कर सकते हैं प्रीलिम्स। अगर आप अच्छे प्रिपरेशन किए और स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो किए तो मोर देन इनफ है फॉर प्रीलिम्स के लिए। सी सेट में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होते हैं। सी सेट के लिए सर आप क्या करते थे और कैसे करना चाहिए बच्चे को। आई थिंक सी सैट में एक एडवांटेज ये है कि आपको पता है कि कट ऑफ कितना है, तो उसके हिसाब से आप स्टडी प्लानिंग भी करना है। मेरा जो टेक्निक था वो था कि 1 घंटे में पूरा कॉम्प्रिहेंशन करूँगा और उसके अंदर कितना भी हो सके उतना करके। और बाकी जो मैथ में जो इसी टॉपिक्स है लाइक नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल्स, यूनिट डिजिट, वो सब सॉल्व करते हैं और रीजनिंग करता हूँ। तो ये होते ही 70+ आपको आ जाता है। सर इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ईयर के लगाना चाहिए। आई थिंक वो सब्जेक्टिव है। जहाँ तक अगर मैं अपना केस लूँ तो मैं 2014 से किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर ज़्यादा दूर जा सकते हो तो भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने एलिमिनेशन मेथड के यूज किए थे अगर। हाँ, तो करना है तो कभी कभी हम 50% कर लेते हैं। उसके बाद जो इंट्यूजन वगैरह यूज़ करना ही पड़ता है क्योंकि सारे क्वेश्चन तो पता नहीं होता है। तो मेंटली अगर काम रहे, मेंटली स्टेबल रहे तो इजीली कर सकते हैं। आपने पीटी के लिए अलग से नोट्स बनाए थे या मेंस वाला ही नोट से काम किए। नहीं, कंबाइन नोट्स था। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड माइक्रो थीम्स है उसका मैंने नोट्स बनाया। बाकी सब जो मेरा हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह जो मेरा नोट्स है बस ही वही यूज़ किया मैंने। सर ए चैट जीपीटी एआई के यूज किया आपने। नहीं, मैं तो नहीं किया। करेंट अफेयर के लिए भी बताइए सर। करेंट अफेयर आप कैसे कवर करते थे, मैगजीन से या न्यूज़पेपर से या कहीं और। एक्चुअली करंट अफेयर्स के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ले रखा। और जो वाजिराम में जो मैंने किया है उसमें स्टूडेंट्स पोर्टल होता है। उसमें प्रीलिम्स पॉइंटर्स करके एक टैब आपको मिलता है। हर रोज़ आपको 10-10 न्यूज़ मिलते हैं उसमें। अगर मैं उसको कंटिन्यूसली कवर करते रहा, हर महीने कवर करने के बाद टेस्ट दे देता हूँ। उसमें जो भी इंट्रोस्पेक्शन करके जो भी रिजल्ट आता है तो उसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। और जब इस बार हुआ था तो मैंने सारा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स एक बार रिवाइज कर लिए बिफोर पीटी एग्जाम देने के बाद। वो अच्छा काम आया मेरा इस बार। कितने ईयर के लगाना चाहिए करेंट अफेयर सर थोड़ा बताना चाहिए। नहीं, करंट अफेयर्स के लिए इस साल का 10 मंथ्स का होता है। आई थिंक मई टू जो फेब्रवरी तक आप करें तो वो काफ़ी है। उसके आगे अब पीछे नहीं जाना है। अगर आपका स्टैटिक भी स्ट्रांग है तो आप करंट अफेयर्स भी उसमें कर सकते हो उसमें। सर एनसीईआरटी कितना जरूरी है, आपने किए थे क्या या आपने वैसे ही। ना, एनसीईआरटी किया था मैंने। फॉर इंस्टेंस ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पूरा के पूरा यूज़ किया 11th और 12th। और आर्ट एंड कल्चर के लिए भी एनसीईआरटी रेफर किया मैंने क्लास 11th का। उसके साथ साथ हिस्ट्री के लिए भी न्यू एनसीईआरटी मैंने यूज़ किया फॉर एंशियंट एंड मिडिवल। ओल्ड एनसीईआरटी पहले पढ़ा पर रिवाइज नहीं किया क्योंकि मुझे ज़्यादा इरेलीवेंट लग रहा था एंशियंट हिस्ट्री के लिए। मिडिवल हिस्ट्री अभी भी थोड़ा रेलेवेंट है विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रेंड्स द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। ऑप्शनल सब्जेक्ट सर बताना चाहिए। मेरा इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स। सर कितने आवर देते थे उस पे, क्या रूटीन रहता था, कैसे आप कवर करते थे क्वेश्चन को। एक्चुअली मैं आवर्स को कैलकुलेट नहीं करता हूँ, वीकली टारगेट सेट करता हूँ
उसके से अगर टारगेट नहीं हुआ तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, टारगेट हो गया तो मैं अपने लिए थोड़ा ब्रेक भी ले लेता हूँ। कभी कभी अपने हॉबी पे फोकस करना है, या फिर बुक्स पढ़ना है, या फिर वॉक जाना है, या फिर मूवी देखना है, तो उस हिसाब से चलता है। हॉबी आपने बताया कि हॉबी फोकस पे, क्या हॉबी है आपकी? एक्चुअली मैं योगा प्रैक्टिशनर हूँ, योगासन प्रैक्टिशनर, तो वो करता हूँ। वॉक ज़्यादा करता हूँ बहुत, क्योंकि मेंटली आप बहुत डिप्रेस हो जाते हो कभी अकेले पढ़ते हो, तो हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स वॉक आपको रिफ्रेश कर देता है। सर, यूपीएससी की प्रिपरेशन में योगा कितना ज़रूरी है? मेडिटेशन कितना ज़रूरी है, थोड़ा बताना चाहिए, क्योंकि आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको थोड़ा पता होगा। आई थिंक आपको मेंटली स्टेबल कर देता है योगा और जी। मेडिटेशन। एंड बीइंग अ प्रैक्टिशनर मुझे ये मतलब बहुत हेल्पफुल आया कि मेंटली रेजिलिएंट कैसे रहना विद इन द एग्जामिनेशन हॉल, और बाहर भी कैसे इसको मैनेज करना है स्ट्रेस को। अभी जो दे रहा था तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि पर ऐसे आंख बंद करके अ, 2-3 बार सांस लेके मेडिटेट थोड़ा 2-3 मिनट्स का किया तो रिफ्रेश हो गया, तो हो जाता है, वो आपको मेंटली रेजिलिएंट कर देता है उसको। सर, एसए और एथिक्स के लिए सर क्या करते थे, थोड़ा बताना चाहिए, क्योंकि जैसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोर ज़्यादा आता है इसमें, नंबर उठता है, तो इसके लिए क्या? आई थिंक एसए और एथिक्स के लिए मेन सोर्स पीवाईक्यूज है। एसए में मैं पहले जब शुरू कर रहा था तो हर वीक एक एसए लिखता था, और रेफरेंस के लिए मैंने एसए का 2-3 टॉपर्स का भी यूज़ किया मैंने कॉपीज। विक्रम ग्रेवाल सर का बहुत अच्छा कॉपी है, वो यूज़ कर सकते हैं आप। सिंपल लूजिड लैंग्वेज में ऐसे लिखा है उस सर ने, और श्रुति शर्मा मैम के कॉपी भी अच्छा है। तो 1-2-3 टॉपर्स का कॉपीज था, उसको रेफर करता था कि कैसे वो इंटरप्रेट करते हैं ऐसे टॉपिक्स को, कितने डायमेंशंस में ले जाते हैं, और कैसे कंक्लूजन्स लिखते हैं। तो उसको उस इंसाइट्स को ऐसे के लिए यूज़ किया। सर, ना आपने पॉइंट वाइज लिखे थे या कि पूरा एथिक्स के लिए पूछ जी। रहे हैं? एथिक्स के लिए मैं पॉइंट वाइज भी लिखता था, कभी कभी पूरा भी लिखते हैं। वो एथिक्स के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलता है, तो पेपर कंप्लीशन ही बहुत बड़ा टास्क है। तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि पॉइंट से लिखने में टाइम बच जाता है तो टाइम पे पॉइंट में लिखिए, नहीं तो पैराग्राफ में लिखना आपका आदत है तो उसमें लिखिए, उसमें कोई आपने दिक्कत नहीं। आपने इसके लिए कोचिंग प्रिपरेशन के लिए आपने सेल्फ स्टडी किए थे या कोचिंग लिए थे सर? एक्चुअली मैंने फाउंडेशन कोर्स किया है वाजीराम से, अच्छा। 10 मंथ्स का कोर्स था। जी। और इस बार मेंस देने के बाद मैंने ऑप्शनल का भी कोर्स लिया है नेक्स्ट आईएएस से, डॉक्टर विभास झा सर थे, उनसे मैंने ऑप्शनल्स के लिए भी कौन कोचिंग सा अटेम्प्ट है सर? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट। सर, अभी ये जीएस 1, 2 और 3, वो कैसे तैयारी करते थे सर? एक्चुअली मेरे पास नोट्स है, जैसे मैंने फाउंडेशन किया है उसके ज़्यादा मैंने गया नहीं। और कभी कभी आपको डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स देखना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और जो भी न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो, किसी कमेटी का रिकमेंडेशन आ जाता है, या फिर इस बार वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन था जीएसटी में, तो वो करंट अफेयर्स में ही था, तो आप उसी को कवर कर लेंगे तो मोर और लेस वो हो जाता है आपका स्टैटिक प्लस डायनामिक। ज़्यादातर कौन सा सब्जेक्ट पर जीएस के लिए फोकस करना चाहिए सर, जिससे थोड़ा हेल्प हो जाए? एक्चुअली इंडिविजुअली डिफर करता है। मेरा जो वीक था वो तो ज्योग्राफी था, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फोकस उसमें करना पड़ा, कि कैसे पीवाईक्यूज ज़्यादा देखा मैंने ज्योग्राफी के लिए। आई थिंक वो रिलेटिवली थोड़ा थोड़ा टाइम लिया मेरा उसमें। मेंस का आंसर राइटिंग में कितने आवर देते थे सर? आपने मेंटरशिप कहीं ज्वाइन किए थे या खुद रूम पे बैठ के या? एक्चुअली जो कोर्स था मेरा उसके साथ ही साथ एक आता है मेरा मेंस गाइडेंस प्रोग्राम करके, सपोर्ट प्रोग्राम करके, तो जब प्रिपेयर कर रहा था उसी को यूज़ कर रहा था फॉर जीएस आंसर राइटिंग। 1.5 आवर्स का टेस्ट लेते हैं एवरी 1 वीक और ट्वाइस अ वीक एक बार होता है, तो उसी को यूज़ किया। और विजन का टेस्ट सीरीज भी लिया मैंने मेंस का। अराउंड 22 पेपर्स थे। जब जो प्रीलिम्स के बाद जो टाइम था उसमें सारा उसी पे फोकस किया। कितना मेंस से कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने से सेफ जोन में चले जाते बच्चे, मतलब लगता है कि हाँ अब? आई थिंक अगर वो भी इंडिविजुअली डिपेंड करता है, जब आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो ज़्यादा प्रैक्टिस करना बेहतर है। ज़्यादा सिमुलेटिंग एक्सरसाइज कीजिए। मैं जब मेरा टाइम नहीं आ रहा था तो आई रिमेम्बर कि 4 दिन लगातार GS1 GS2 GS3 GS4 दे रहा था, जो यूपीएससी मॉडल टाइप का होता है। तो तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हो सकता है टाइम में कंप्लीट हो सकता है। जब तक वो कॉन्फिडेंस आ जाते हैं तब तक आप कर लीजिए। एंड ज़्यादा एग्जॉस्ट मत होइए, प्रॉपर टाइम ब्रेक्स दीजिए आपको, क्योंकि मेंटली एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। तो आपने इंडिविजुअली आप फोकस करके देना चाहिए। सर, आंसर राइटिंग में डायग्राम का यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या नंबर उठाते हैं, कि आपने किए थे क्या?
आई थिंक डायग्राम आपका बहुत स्पेस और बहुत राइटिंग दोनों कवर कर देता है और विजुअली भी वेरी अपीलिंग होता है। तो जो भी डायग्राम इंडिया में भी बना देते हो, वर्ल्ड में भी बना देते हो, कई कई तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ज्योग्राफी में किसी मिनरल के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पूछा गया तो वहाँ पे तो डी फैक्ट आपको करना ही है वो। तो उस टाइप पे आप डायग्राम करना चाहिए। मैंने इस बार भी एथिक्स के लिए बहुत सारे फ्लो चार्ट्स यूज़ किया था क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था, जो 10 मार्कर्स के लिए। तो 6 to 7 क्वेश्चंस के लिए पूरा पूरा फ्लो चार्ट्स करके ही कंप्लीट किया मैंने। तो जी। सर पेन आपने एक ही यूज कर रहे थे या दो यूज करते थे? जैसे बच्चे हाईलाइट करने के लिए अलग पेन यूज करते थे, आपने किए थे क्या वैसे? अच्छा, तो टाइम तो नहीं मिलता हाईलाइट करने के लिए। मैं तो एक ही पेन यूज़ किया, मतलब लिंक जीरो पेंटोनिक 0.6 mm का पेन आता है। मैं जब कोचिंग लेता था तब भी ये इसी पेन पे यूज़ करता था, तो आदत पड़ गया मुझे, तो उसी पेन को यूज़ किया मैंने आंसर राइटिंग और एग्जाम में भी उसी पेन यूज़ किया। यूपीएससी की प्रिपरेशन में फैमिली और फ्रेंड्स का कितना रोल होता है? इम्पोर्टेंट थोड़ा बताना चाहें आप? अब मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो पढ़ाई किया, उन्होंने सपोर्ट किया फ्रेंड्स और फैमिली। तो अब बिना कंड्यूसिव सोसाइटी आप इसमें आगे ही नहीं जा पाएंगे। मेंटली कभी डिप्रेस होते हैं तो उन्हीं का सपोर्ट लेना पड़ता है आपको, फाइनेंशियली वही सपोर्ट कर रहे हैं। आपके रोल मॉडल कोई हो बताना चाहें? आई थिंक पेरेंट्स के अलावा मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बहुत इंस्पायर्ड। तो उनका बुक जब मैं पढ़ता था तो आई यूज्ड टू थिंक मैं भी इनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो वो बहुत इंस्पायरिंग फिगर है मुझे। सर आज के ज़माना में अभी सोशल मीडिया का आ जाने से बहुत सारे बच्चे भटक जाते रास्ते से, डिस्ट्रैक्ट होता है, बार बार डिमोटिवेट हो जाते, तो आप क्या कर देते हैं, ऐसे क्या कहना चाहिए? आई थिंक मैं इतना एक्सपोज नहीं था, मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है, मैंने ट्विटर भी नहीं रखा। ये फालतू में बातें करते रहते हैं तो क्यों, मतलब तो कितना कंस्ट्रेंड रहे हो तो उतना ज़्यादा अच्छा है आपको। और अगर आपको यूज़ करना ही है, कभी कभी न्यूज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं सोशल इश्यूज़ में। अगर कम्युनल वायलेंस के बारे में पूछा गया तो आप करंट अफेयर से ही एग्जाम्पल्स उठा के लिखते हो, तो तब आप उसको ऐसे यूज़ कीजिए कि आपका आंसर राइटिंग को वैल्यू ऐड करता है, आपका पर्सपेक्टिव्स को बढ़ाता है। नॉट टू एंगेज इन नॉनसेंसिकल आर्ग्यूमेंट्स, आप उसमें अपने वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ करिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? पीटी के पेपर आने से किस किस बात को ध्यान में रखना चाहिए बच्चे को, थोड़ा बताना चाहें लास्ट मैसेज? आई थिंक आप अभी जो अगर आपने मॉक्स वगैरह दे दिया तो आप ये कीजिए कि पीवाईक्यूज का माइक्रो थीम्स के हिसाब से जो आप नोट्स बनाए, नहीं बनाए तो भी काफ़ी है। जस्ट पीवाईक्यूज को रिवाइज कीजिए, अच्छे से आप रेस्ट लीजिए, क्योंकि मेंटली रेस्टलेस हो जाते हैं बच्चे जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं। वो वही आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे देता है। या फिर आप एग्ज़ाम को देख के घबरा जाते हैं, या फिर आप बहुत ऐसे हो जाते हैं कि देख लेते हैं जो भी आए कुछ भी लिख के आ जाएंगे। तो दोनों एक्सट्रीम्स है, तो दोनों अवॉइड करनी चाहिए। आप रेस्ट लेना है तो रेस्ट लीजिए, आराम से पीवाईक्यूज को देखिए। अभी भी आई थिंक 40 डेज के आसपास है टाइम, आप कर सकते हो। अगर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। पीटी में ऑब्जेक्टिवली दे यूज टू आस्क क्वेश्चंस, तो ऑब्जेक्टिवली उसको अप्रोच कीजिए। अगर नहीं आता है तो नहीं आना है। जो आपने मॉक्स में कितना नंबर्स आते हैं कि मैक्सिमाइज हो जाते हैं नंबर्स, तो वो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कितना लिखते हैं तो नंबर में आपको बढ़ता है। तो वो सब उसमें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो तो एग्जाम हॉल को। सी सेट के टाइम में जो होता है ना, नींद आने लगते बच्चे को, थोड़ा टाइम भी अलग होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो क्या आप मतलब कुछ बताना चाहिए? आई थिंक चाय मैंने पी लिया तो मैं ब्रिस्क था। एक्चुअली आई एम अ चाय लवर, तो मैं आफ्टरनून आई यूज टू टेक अ कप ऑफ चाय। तो सीसा के पहले भी मैंने हाफ अ कप ऑफ चाय लिया, तो वो ब्रिस्क कर देता है मेंटली आपको। कितने मतलब टाइमिंग कितना, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा हुआ था इंटरव्यू या?